साथियों, क्या लाइव हो चुकी हूँ मैं? साथियों, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार के साथियों सहित तमाम साथियों को, जो भी इस लाइव को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरा जय भीम, लाल सलाम। सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। साथियों, आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि ये जो वाद विवाद की जो एक परंपरा है, जो एक बातचीत का जो ये सिलसिला है और जो शुरू हुआ है पूरे देश भर के अंदर लाइव के द्वारा, क्योंकि कोरोना का काल है, कोरोना के समय में हम अपने बातचीत को बनाए हुए रखे हैं, ये एक बड़ी बात है और ये एक सराहनीय कदम है जो एएसएफ के द्वारा, एआईवाईएफ के द्वारा पूरे देश भर में उठाया जा रहा है। इसके लिए मैं एएसएफ बिहार के सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। साथियों, आज का जो विषय है वो है राज्य, विश्वविद्यालय और लोकतंत्र। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि हम तमाम मुद्दों पर क्यों बात कर रहे हैं। हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि ये कोरोना का काल हमें वो मौका दे रहा है कि हम आपस की बातचीत को शेयर करें, आपस में जो हमारी परंपरा है बातचीत की उसको बनाए रखें। हमें कोरोना काल में ये मौका मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। साथियों, अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, हमें उनकी भी बात करनी पड़ेगी। और अगर हम समाज में रहने वाले लोगों की बात करेंगे तो हमें उनके शिक्षा, रोजगार की बात करनी पड़ेगी। और जब शिक्षा और रोजगार की बात होगी तो विश्वविद्यालय की बात होगी, विद्यालय की बात होगी, स्कूल की बात होगी। और जब विश्वविद्यालय की बात होगी तो विश्वविद्यालय को, स्कूल को जो लगातार बर्बाद करने की जो कोशिश है सत्ता पक्ष के द्वारा, उसके बारे में भी बातचीत होगी। और साथियों, जब सत्ता पक्ष के बारे में बात होगी, सत्ता के द्वारा जो लगातार शैक्षणिक संस्थानों पर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में बात होगी, तो हमें बात करनी पड़ेगी कि हमारे लोकतंत्र की क्या स्थिति है। इसीलिए आज का जो ये टॉपिक है, मुझे लगता है कि इस पे बेहद जरूरी टॉपिक है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए कि हमारा लोकतंत्र किस कंडीशन में है, किस स्थिति में है। ये बात करने की जरूरत है आज। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि आज शिक्षा की क्या हालात हैं, आज पूरे देश के अंदर युवाओं के क्या हालात हैं, रोजगार के क्या हालात हैं। और जब हम इस पे बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। आखिर विश्वविद्यालय बनाया क्यों गया था, इसे समझने की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत क्या है, इसे समझने की जरूरत है। और ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है लगातार शैक्षणिक संस्थाओं पर हमले होए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये सारे सवाल हैं और ये सवाल आज के युवाओं को, आज के स्टूडेंट को मुखर होकर आगे आकर पूछने की जरूरत है, इसे कहने की जरूरत है। लोग वोट मांगने के समय में युवाओं को वोट बैंक समझ लेते हैं, स्टूडेंट को वोट बैंक समझ लेते हैं, लेकिन उनको ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि विश्वविद्यालय आज कहां पहुंच गया है, क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या है शिक्षा का हालात। आप देख लीजिए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, कुछ भी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि शिक्षा एक अपॉर्चुनिटी है। शिक्षा एक बाजार बनकर रह गया, बाजार की वस्तु बनकर रह गई है। शिक्षा बेचा और खरीदा जाने लग गया है। ऐसे समय में हमें बात करना होगा कि आज के विश्वविद्यालय कहाँ पहुंचा हुआ है। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है, जिसे सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसके कई सारे कारण हैं, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों से इस सरकार को डर लगता है। और जब आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो संवैधानिक रूप से हमें यह अधिकार मिलता है, हम ये सोचते और समझते हैं कि सरकार से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, तो हम सरकार से सवाल करते हैं। और ये कोई दिल्ली की बात नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी की बात है। आप पटना यूनिवर्सिटी के अंदर देख लीजिए,
आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर देख लीजिए, आज रोहित वेमुला की जो हालत हुई है हम लोगों से छिपी हुई नहीं है। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई। पायल रोहतगी के साथ क्या हुआ? डॉक्टर होते हुए उसे आत्महत्या करना पड़ा। तो ये जो शैक्षणिक संस्थानों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उस पर बात करनी पड़ेगी। हम उससे भाग नहीं सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते साथियों। हमें बात करनी पड़ेगी कि आखिर राज्य सरकार को या देश की सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि वो शिक्षण संस्थान को लगातार खत्म करने की कोशिश कर रही है, और जिसे वो खत्म नहीं कर रही है उसे वो निजी कंपनियों के हाथ में, निजी लोगों के हाथ में सौंपती जा रही है। आज जितना महत्व स्टेट यूनिवर्सिटी की नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नहीं है, उतना जियो यूनिवर्सिटी का महत्व है, अमेठी यूनिवर्सिटी का महत्व है। जहां हम पैसे देकर पढ़ते हैं तो महत्व बनाया जाता है सत्ता के द्वारा, और इसे समझने की जरूरत है कि क्यों सत्ता पक्ष लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दे रही है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये सरकार पब्लिक के वोट से चुनकर प्राइवेट लोगों के लिए बनी है। और ये एक चीज में सिर्फ शिक्षा में हम और आप नहीं देख सकते हैं, ये हर चीज में हम देख सकते हैं। आज कोई भी ऐसा संस्थान बताइए जिसे बेचा ना जा रहा हो, या तो बेच दिया गया है या बेच दिया जाने के कगार पर है। एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बनाया गया हो, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी या पब्लिक फंडेड संस्थान के नाम पर जाना जाता हो, और जो पहले से बनाया है उसे ये सरकार बेचने के कगार पर है। आज वक्त सवाल पूछने का है, क्योंकि अगर हम और आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों को खत्म करके छोड़ेंगे। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसे खत्म करके छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे। साथियों, इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा और शिक्षित लोगों से इस सरकार को इतनी दिक्कत, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी दिक्कतें हैं, और दिक्कतें हो जाना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि ये सरकार अंधभक्ति पर चल रही है। ये सरकार भावना पर चलाना चाहती है सत्ता को। ये सरकार लोगों को धोखे में रखना चाहती है, लोगों से झूठ बोला जा रहा है, उनके साथ फरेब किया जा रहा है। और जब सरकार धोखे पर, फरेब पर उतर आती है तो वो शिक्षित लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जब हम और आप पढ़ाई कर लेंगे, जब देश के युवा पढ़ाई कर लेंगे, तो वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे कि जब हम ग्रेजुएट हैं तो हम बीपीओ में काम क्यों करेंगे? और जब हम और आप ये सवाल करिएगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज देश के अंदर हो क्या रहा है, चाहे एमबीए किए हुए हैं, चाहे पीएचडी किए हुए हैं, चाहे मेडिकल किए हुए हैं, कुछ भी करके बैठे हुए हैं आप, रोजगार इस देश में है नहीं। और अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप रोजगार मांगेंगे, देश में अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, और ये उन्हें पसंद नहीं है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। हो क्या रहा है देश के अंदर? जेएनयू जैसे संस्थान से नजीब गायब है। क्यों नजीब गायब है? ऐसा क्या गुनाह किया था नजीब ने? वो तो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर नारे भी नहीं लगा रहा था, फिर भी नजीब गायब है। अगर हम और आप शिक्षित होते हैं तो इनका जो नफरत का राजनीति है उसे हम पनपने नहीं देंगे। इसलिए उनको डर लगता है, तमाम पढ़े लिखे लोगों से, तमाम शिक्षित लोगों से इन्हें डर लगता है, और इनका यही डर शिक्षण संस्थान को बर्बाद करने का एक बड़ा कारण है। लेकिन साथियों, ये काम यहीं तक नहीं खत्म हो गया। अभी हाल में हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि जामिया में क्या हुआ। ये लोग साम दाम दंड भेद पहले चुनाव के समय अपनाते हैं, वोट लेने के लिए अपनाते हैं, अब शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद करने के लिए अपना रहे हैं, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने के लिए अपना रहे हैं। जेएनयू के अंदर गुंडे भेज देते हैं, जामिया के अंदर पुलिस के रूप में गुंडे भेज देते हैं, वहां पर स्टूडेंट को पिटवाया जाता है। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो उठा उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। क्या गुनाह था उन स्टूडेंट का? और ऐसी बात नहीं है कि आज जामिया और जेएनयू पर हमले हुए हैं तो कल पटना यूनिवर्सिटी या फिर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी या कहीं और नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये हमले हो सकते हैं, और ये हमले बहुत तेजी से होंगे। इसलिए होंगे कि इन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और देश के अंदर जब ये हालात है, क्योंकि बिहार में भी जो सुशासन की सरकार है वो बीजेपी के गोद में बैठी हुई है,
और बीजेपी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है साथियों, क्योंकि अगर शिक्षा से लेना देना होता तो इस देश में गाय और गोबर नहीं हो रहा होता, इस देश में मेढक और मेढकी का शादी नहीं हो रहा होता। इस देश के अंदर जो बाह्यात चीजें हैं, जो देश में देशभक्ति के नाम पर, सनसनी फैलाने के नाम पर, भावना भड़काने के नाम पर जो इस देश में हो रहा है, उसके खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो आपको कहेंगे कि ये लोग अर्बन नक्सल है। तमाम तरह का जो उपाधि है वो हमें और आपको दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है कि हमें शिक्षण संस्थानों को, हमें विश्वविद्यालयों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अब ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सत्ता के लोग जब गुंडागर्दी पर उतर आते हैं तो न राज्य सुरक्षित रहता है, न राज्य और न लोकतंत्र सुरक्षित रह पाता है। आज हालात ये हैं देश के कि जो न्यायालय के जज हैं उन्हें बाहर आकर कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा है? वो बाहर आकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और जब हमारे न्यायाधीश ये बात बोल रहे हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर ये हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं। साथियों, आज जो हो रहा है, ये मनोवृत्ति, जो मनोवादी जो सोच के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये क्योंकि वो सत्ता में हैं और उन्हें एक झंडा, एक सरकार, एक देश का जो नारा है उनका, उसको लागू करना है। और ये आज की बात नहीं है। जब से ये सरकार आई है, ये तो कभी भी तिरंगा को नहीं मानते थे। मजबूरी में तिरंगा को मान लेना और देशभक्त, सच में देशभक्त होकर तिरंगा को मानने में अंतर है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब तक ये इस देश की जनता को झूठा साबित नहीं करेंगे, जब तक ये इस देश की जनता को, इस देश के शैक्षणिक संस्थानों को बदनाम नहीं करेंगे, तब तक इनका जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनका जो घटिया जो इरादा है, वो इस देश के अंदर स्टेब्लिश नहीं हो सकता है। और इनको अगर मनुवादी सोच को स्टेब्लिश करना है साथियों, तो इन्हें शैक्षणिक संस्थानों पर हमले करने पड़ेंगे, इन्हें विश्वविद्यालयों पर हमले करने पड़ेंगे। और जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो हमें उन ट्यूशंस की भी बात करनी पड़ेगी जहां बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हमें उस रूम की भी बात करनी पड़ेगी जहां रूम रेंट नहीं दे सकते हैं बच्चे, जहां का रूम रेंट दे नहीं पा रहे हैं, हमें उसकी भी बात करनी पड़ेगी। हमें लगातार स्टूडेंट और यूथ का जो बिहार से और दूसरे जगहों से पलायन हो रहा है दूसरे शहरों के लिए, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। ये सारे मुद्दे हैं जिस पे हमें और आपको बात करने की जरूरत है साथियों। लोकतंत्र का जो स्तंभ है लगातार टूटता जा रहा है, या यूं कहिए कि उसको कब्जे में कर लिया गया है, उसको खरीद लिया गया है, और जिसे नहीं खरीदा जा रहा है उसे खत्म कर देने की इनकी साजिश है। ऐसे खतरनाक दौर में, ऐसे भयावह दौर में युवाओं की कुछ जिम्मेदारी बनती है। युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तमाम शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए आवाज बुलंद करें। अगर हम और आप शिक्षित हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षण संस्थान को बचाया जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसे बेहतर शिक्षा मिल सके, उसे ये समझ आ सके कि बर्बादी किसके हाथों से हो रही है, उसे ये समझ में आ सके कि हमारे देश में अगर हम पढ़ाई कर लिए हैं तो हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, उसको ये समझ में आ सके कि लगातार लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा दौर है कि हमें और आपको इस पर खुलकर, मुखर होकर बात करने की जरूरत है साथियों, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां हम सीखते हैं, समझते हैं, हम देश को समझते हैं, हम समाज को समझते हैं, हम परिवार के, समाज की जिम्मेदारियों को समझते हैं, हम सत्ता की जिम्मेदारियों को समझते हैं, राज्य की जिम्मेदारियों को समझते हैं। ये सारी चीजें हमें विश्वविद्यालय में समझी और समझाई जाती है। और अगर विश्वविद्यालय पे लगातार हमले होते रहे तो मुझे लगता है कि हम और आप ये कर नहीं पाएंगे। और अगर आने वाली पीढ़ी ये नहीं कर पाई तो हम और आप इंटर तक पढ़ाई करके, बीए तक पढ़ाई करके, वो भी जियो यूनिवर्सिटी से, जिसकी प्लानिंग सरकार कर रही है, वहां से निकल के हम यूएसए की कंपनी में बीपीओ की नौकरी कर रहे होंगे। और जब प्राइवेट में नौकरी कर रहे होंगे तो उसका खामियाजा इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान हम और आप सब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं।
क्योंकि उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर की कोई जवाबदेही नहीं होती है। वो जब तक चाहेंगे आपको रोजगार देंगे, जब चाहेंगे वो रोजगार से हटा लेंगे। इसीलिए देश में या राज्य में ये बातें कही जाती है कि पब्लिक सेक्टर का जॉब करना चाहिए। हमारे बिहार में तो ये काफी प्रचलित है। आपने भी सुना होगा, हम लोग भी अपने घरों में सुनते आए हैं, समाज में सुनते आए हैं कि सरकारी नौकरी करनी चाहिए। लेकिन साथियों, जब सरकारी नौकरी ही नहीं बचेगी तो सरकारी नौकरी करिएगा कहां? आज कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिसको बेच देने पर यह सरकार उतारू नहीं है। मजेदार बात देखिए, जिस स्टेशन पर चाय बेचकर यह सरकार पीएम बनी है, यह मोदी गवर्नमेंट में आई है, उसी स्टेशन सहित रेल तक को यह बेचकर तैयार हो गई है। आज ये नौबत आ गई है कि हमारे देश का कोई पब्लिक संस्थान बचने नहीं वाला है। एक एक करके सभी को खत्म कर दिया जा रहा है, सभी को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। एक भी पब्लिक सेक्टर बनाने की हिम्मत इस सरकार को नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के तमाम संस्थानों को खत्म करने की, बेचने की हिम्मत इनमें है। तो क्या आज हमें और आपको ये सवाल नहीं पूछनी चाहिए कि आखिर क्यों ये किया जा रहा है? जो आदमी पब्लिक सेक्टर बना नहीं सकता है, उसे सरकार में भी रहने का कोई हक नहीं है। ये कहते हैं कि टैक्स के पैसे से जेएनयू के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि टैक्स के पैसे से ये सरकार लगातार बनी हुई है, देश और विदेश का दौरा कर रही है, टैक्स के पैसे से ये सत्ता में बनी हुई है, हर जगह घूम रही है। टैक्स का पैसा विधायक खरीदने के लिए नहीं होता है। क्या आज की युवा इतनी समझदार नहीं है, क्या इतनी जागरूक नहीं है आज की युवा कि ये सवाल पूछे कि टैक्स का पैसा विधायक खरीदने के लिए नहीं दिया जाता है? टैक्स का पैसा दिया जाता है पब्लिक संस्थानों को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को बचाने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है देश के अंदर? देश के अंदर लगातार शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, शैक्षणिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं। अगर इतना ही डर है इस सरकार को साथियों, शिक्षित लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से अगर इतनी ही डर है, तो वो पब्लिक में आकर ये बात कहे कि हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार डरपोक लोगों की सरकार है। पहले स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बीएसएनएल बेच रहे हैं। आप सोचिए कि क्या हालत है। अभी कल का न्यूज है, 109 ट्रेन निजी हाथों में दे रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमारी बिहार सरकार बनी हुई है, जिससे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बिहार की बात करें, विशेष रूप से बिहार की बात अगर की जाए, तो बिहार के हालात तो और भी बदतर हैं। बिहार में आधा बिहार बाढ़ से पीड़ित है, आधा बिहार सूखे से पीड़ित है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी जो सुशासन की सरकार है वो बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। हर बार ये शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं बाढ़ से निपटने के लिए। हर साल एवरेज 300 लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं, बाढ़ की वजह से मारे जाते हैं। 2017 में 1200 लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या इसकी जवाबदेही नीतीश सरकार लेगी? और अगर नहीं लेगी तो हमें और आपको ये बात करने की जरूरत है दोस्तों। हमें और आपको चुप नहीं रहना चाहिए, और ना ही हम रहेंगे। बाढ़ का दौर शुरू होने वाला है। बिहार में लगातार बारिश हो रही है। हर बार ये सड़क बनाने के लिए सिर्फ नीतीश सरकार को नहीं चुना गया था। नीतीश सरकार को शिक्षा देने के लिए भी चुना गया था, रोजगार देने के लिए भी चुना गया था। आज जब कोरोना काल में लगातार मजदूर दिल्ली से, मुंबई से पैदल चलकर जा रहे थे, तो उस समय उनको मुंह खोलने के लिए भी लोगों ने वोट दिया था, जो वो चुप्पी साधे रह गए। नीतीश सरकार को इसके लिए बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। वो इंसान शिक्षा क्या देगा या शिक्षित लोगों को क्या टॉलरेट करेगा, क्या झेलेगा, जब वो इस देश की जनता को रोटी नहीं दे सकते हैं। बिहार की जनता को इस बार जागरूक होकर ये समझने की जरूरत है कि एक दिन के लिए हम वोट देते जरूर हैं, लेकिन 5 साल के लिए हम अपने भविष्य को तय करते हैं साथियों। और अगर 5 साल के लिए हम भविष्य तय कर रहे हैं, तो हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि जो लोग पैसे लेकर भी वोट करते हैं, उनके भी बच्चों का भविष्य खतरे में है। जो बिरयानी और शराब बंटवाकर वोट लेते हैं, उन्हें थप्पड़ मारने की जरूरत है। उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि जब रेल से कटकर हमारे देश के, हमारे राज्य के मजदूर मर रहे थे, तब ये लोग कहां थे?
जब कोटा में हमारे राज्य के जो स्टूडेंट थे वो फंसे हुए थे, तब ये सरकार कहाँ थी? और तो और जब बिहार में बाढ़ आता है, इनसे क्या उम्मीद करिएगा? जब बिहार में बाढ़ आता है तब क्या होता है? हमारे जो सुशील मोदी हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, अपने परिवार सहित जाकर ओवरब्रिज पर खड़े हो जाते हैं। इनसे हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब बिहार में बाढ़ आएगा तो ये हमारे राज्य की सुरक्षा कर पाएंगे? क्या हम और आप इनसे ये उम्मीद कर सकते हैं? तो राज्य की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता है, उनसे शिक्षा की क्या उम्मीद करिएगा? उनसे शिक्षा की बेहतरी का क्या उम्मीद करिएगा? साथियों, ये वक्त है समझने का, ये वक्त है सचेत होने का। इससे पहले कि एक बार और राज्य बिहार का जो पूरा सिचुएशन है, बिहार की जो स्थिति है, बिहार का जो पूरा उत्तरी एरिया है वो बाढ़ की चपेट में आ जाए, उससे पहले हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि कोई नई बात नहीं है बिहार का बाढ़, हर साल आता है। लेकिन 10 साल से 15 साल से बनी हुई सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनके पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान है। जबकि ये किया जा सकता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, तो वो जाया नहीं जाना चाहिए। हमारे पास जनसंख्या है, हमारे पास पानी है, हमारे पास खेत हैं, खलियान है, हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास पेड़ पौधे हैं, हमारे पास जंगल हैं, पहाड़ हैं, सारी कुछ है, सारा रिसोर्सेस है। लेकिन फिर भी बिहार एक गरीब राज्य है। इस पे अगर बात करिएगा तो कोई सरकार में बैठा हुआ लोग इस पर आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन हमें और आपको, हमारे जैसे तमाम युवाओं को खींच के इस सरकार को इस मुद्दे पर लाना पड़ेगा, इस सवाल पर लाना पड़ेगा कि बहुत हो गया भागना, बहुत हो गया ये बोलना कि आप इस देश में, इस राज्य में वोट लेकर राज्य के वासियों का कुछ भला करेंगे। बहुत हो गया ये बोलना। 15 साल सुशासन की सरकार को लोगों ने देख लिया। हरियाली योजना के नाम पर आप हरियाली योजना तो चलाइए, लेकिन पूरा उत्तर बिहार जब बाढ़ की चपेट में आ जाएगा तो आपका हरियाली योजना कहाँ रह जाएगा? कितना रह जाएगा? कब समझेंगे हम लोग? साथियों, हमारे राज्य में नहर नहीं बनाया जा रहा है। हमारे राज्य में जहां बाढ़ आ रहा है वहां से सूखे प्रभावित क्षेत्र को नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस सरकार को जोड़ना ही नहीं है, इस सरकार को कोई प्लान करना ही नहीं है, क्योंकि ये राज्य का विकास नहीं चाहते हैं। और जो सरकार राज्य का विकास नहीं चाहती है, उनसे शिक्षा के विकास की उम्मीद, शिक्षा की बेहतरी का उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए साथियों, ये बोलना कि हमारा जो बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें निश्चित रूप से एक कियोस की स्थिति है, एक अजीब सी स्थिति बिहार इलेक्शन को लेकर बन गई है। अब देख लीजिए, हमारे देश में गरीबों को देने के लिए पैसे नहीं है, पलायन कर रहे मजदूरों को बस से भेजने का पैसा नहीं है, उनके लिए ट्रेन चलाने का पैसा नहीं है, क्योंकि वहां कोरोना का डर लग जाता है। लेकिन एलईडी एलसीडी पहुंचाकर खेत खलियानों में बांस के पेड़ में एलसीडी लटकाकर अमित शाह का रैली करवाने के लिए पैसे भी हैं, लोग भी हैं, वहां कोरोना का डर भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं उसको बारीकी से समझिए कि लोकतंत्र का जो दिशा है वो किधर जा रहा है, लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। यहां तो ना जनता है, ना जनता के लिए है, ना जनता के द्वारा है। ये निजी लोगों के कंधों पर बैठकर हमारे देश को चला रहे हैं। और अगर इस देश की जनता का भला करना है या सोचना है तो हमें देश की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा। अगर हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं तो इस देश का भलाई संभव नहीं है। साथियों, एज ए युवा, एज ए स्टूडेंट, हम सभी लोगों को इस पे बात करनी होगी कि फिर कोई नजीब, फिर कोई ये जो पायल रोहतगी है इस देश में ना हो। आज तक नजीब को नहीं ढूंढा गया है। लगातार बालिका गृह कांड हो रहे हैं। ना हम सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं, ना ही ये असमानता खत्म कर सकते हैं। ये माहौल देखिए देश के अंदर क्या हो रहा है। आज जाति धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाया जा रहा है, क्या ये हमारे देश की राजनीति है? क्या ये हमारा लोकतंत्र कहता है? हमारे देश में धर्म निरपेक्षता
है, हमारे देश में लोकतंत्र है, हम एक पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं हम लोग। और किस पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं? किस तरह की पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे हैं? दिल्ली में दंगे हो जाते हैं साथियों, लोग मारे जाते हैं, वहां पर बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर मारपीट करते हैं, दंगे करते हैं, लेकिन उन पर कोई केस नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी आरएसएस के लोग दंगाइयों को संरक्षण दे रहे हैं और तमाम पढ़ने लिखने वाले लोगों को, तमाम यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के बच्चों को, स्टूडेंट को उठा उठाकर जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि वो इनके लिए खतरा है। हम और आप इनके लिए खतरा हैं। उसका कारण यह है कि हम और आप बोलते हैं, और जब हम और आप बोलेंगे तो इनको डर लगेगा। तो ये वक्त है बिहार चुनाव का, ये वक्त है कोरोना के काल का, और ये वक्त है हमारे और आपके बोलने का, ये वक्त है हमारे और आपके सड़कों पर निकलने का। क्योंकि हालात ये हैं कि अगर हमें और आपको कोरोना नहीं हुआ और कोरोना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, तो हम भूखमरी से मर जाएंगे। अगर भूखमरी से नहीं मरे तो बेरोजगारी से मर जाएंगे, बेरोजगारी से नहीं मरे तो बाढ़ की समस्या से मर जाएंगे, बाढ़ से भी नहीं मरे तो सुखाड़ की समस्या से मर जाएंगे। मतलब पूरी तरह से देश समस्याओं से घिरा हुआ है, और ये देश के जो सत्ताधारी हैं ये हमें भावनाओं में बहा रहे हैं, ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये बात कहने की जरूरत है कि देशभक्ति देश की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है साथियों। देशभक्ति सत्ता में बैठे हुए लोगों को समझने की जरूरत है। देशभक्ति उन लोगों को समझने की जरूरत है जो कभी भी देश की भलाई नहीं चाहते थे, और आज देश के लोगों ने विश्वास कर उनको सत्ता में बैठाया। देशभक्ति उनको समझने की जरूरत है जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। देशभक्ति उनको समझने की जरूरत है जो महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़वा रहे हैं हर जगह से। देशभक्ति उनको समझना चाहिए जिसे देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में आज सत्ता में वही लोग बैठे हुए हैं। तो जब ऐसा भयावह दौर है, जब ऐसा खतरनाक दौर है, जब हम ये जानते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, जब हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आज मीडिया को खरीद लिया गया है, आज न्यायालय पे कब्जा किया जा रहा है, न्यायालय को एक हद तक न्यायालय को अपने कंट्रोल में कर लिया गया है, विधायिका उसके कंट्रोल में है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास उम्मीद बच जाता है, एक ही हमारे पास काम बच जाता है, और वो है विरोध की आवाज। हमें अपने इस आवाज को बुलंद करना होगा साथियों, हमें इस आवाज को आगे लेकर जाना होगा, इसलिए कि ये इस सरकार के बस के बाहर की चीज है कि ये इस देश के युवाओं को रोजगार दे सके। ये इनसे नहीं हो पाएगा। अगर ये इनसे नहीं हो पाएगा तो ये हमें और आपको कहेंगे कि पीएचडी करने के बाद, एमबीए करने के बाद, लॉ करने के बाद, मेडिकल करने के बाद आप जोमेटो में जाकर काम करो, आप बीपीओ में जाकर काम करो। तो हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि युवाओं को योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, और शिक्षा इस देश के तमाम स्टूडेंट का बुनियादी अधिकार है, बुनियादी हक है, ये उनको देना पड़ेगा। जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा के लिए संस्थानें बना नहीं सकती है, वो संस्थान को बर्बाद भी नहीं कर सकती है। ये उनको बताना पड़ेगा कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, जियो यूनिवर्सिटी के उद्घाटन करने के लिए सत्ता में नहीं बैठाया गया है इनको। चुनावी स्टंट करना ये लोग बंद कर दें। और ये भी समझने की जरूरत है, बिहार के सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगी कि नीतीश सरकार भरोसे के काबिल नहीं है। कभी वो किसी के साथ जाएंगे, कभी वो किसी के साथ जाएंगे, तो उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनसे हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि तमाम बिहार में संसाधन होने के बाद भी वो हमारी हालात में सुधार लाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें लाना होता तो 15 साल में ये सुविधाएं हो गई होती, बिहार के लोग पलायन नहीं कर रहे होते। आज हर रात उत्तर बिहार के लोग जग नहीं रहे होते कि कब बाढ़ आ जाएगा, कब हमारे जो जान माल की क्षति होना शुरू हो जाएगा, कब हमारे बच्चे मर जाएंगे, कब हमारा घर उजड़ जाएगा। इस डर में नहीं जी रहे होते। ये बीजेपी की गोद में बैठकर सरकार जो राज कर रही है बिहार के अंदर, इनको कुछ भी नहीं करना है बिहार के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, अगर उनसे हमें बचाना है तो हम विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, स्कूलों को बचाने के लिए
तमाम पब्लिक सेक्टर को सुरक्षित करना होगा, उसे बचाना होगा और नए पब्लिक सेक्टर को बनाने के लिए हमें दबाव बनाना होगा, ताकि देश का जो अंतिम नागरिक है, देश का जो अंतिम स्टूडेंट है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचे, चाहे आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, कोई भी हो, चाहे महिलाएं क्यों ना हो, सभी लोगों तक शिक्षा पहुँचे, इसकी कोशिश करनी होगी। साइकिल बांट देने से शिक्षा नहीं मिल जाता है। एक इंसान को, एक लड़की को, एक बच्चे को प्रमोट कर देने से पूरा बिहार शिक्षित नहीं हो जाता है। ये बात सरकार तक पहुंचने की जरूरत है, उन तक पहुंचाने की जरूरत है कि उनको लगता है कि लोगों को भ्रम में रखकर, लोगों को धोखे में रखकर, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों की भावनाएं भड़काकर, उनके पास, उनके बीच बिरयानी बांटकर वो फिर से वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बार देश की जनता को ये याद होगा कि ना पुलवामा का जांच हुआ, ना हमारे शहीदों को मारने के बाद ऐप बंदी तो जरूर हो गया, लेकिन इस पर कुछ और कार्रवाई नहीं हुआ। अगर उनको ये याद होगा कि किस तरह से पलायन मुंबई और दिल्ली से लोगों ने किया और रास्ते में जान देने के लिए मजदूर और महिलाएं मजबूर हुए, अगर उनको ये याद होगा तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की सरकार को रिजेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हम राज्य को बचा पाएंगे, राज्य की संरचना को बचा पाएंगे, राज्य में शिक्षण संस्थान को बचा पाएंगे, विश्वविद्यालय को बचा पाएंगे। और जब हम इन सारे संस्थानों को बचाएंगे तभी मीडिया को हम बचा पाएंगे, जो मीडिया आज पूरी तरह से उनके कब्जे में है। या यूं कहिए कि मीडिया पे जो निजी लोग हैं, जो पब्लिक सेक्टर में जो काम करने वाले लोग थे, उनका तो कोई अधिकार रहा नहीं और वो स्वतंत्र भी नहीं रहने दे रहे हैं मीडिया को। तो जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका दबदबा मीडिया पर है, या ये कहिए कि अर्नब जैसे जो लोग हैं जो पूरी तरह से बिके हुए हैं, उन्होंने ही नया चैनल खोल लिया है। इसमें सत्ता का भी पैसा हो सकता है लगा हुआ, उसमें अर्नब का भी हो सकता है लगा हुआ। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि इन्हें, इस सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता पढ़े या ना पढ़े, आम जनता को रोजगार मिले या ना मिले, इनको कोई मतलब नहीं है। और आम जनता से अगर इस सरकार को मतलब नहीं है, देश की गरीब जनता से नहीं मतलब है, बहुसंख्यक से नहीं मतलब है, आदिवासी से नहीं मतलब है, महिलाओं से नहीं मतलब है, तो हमें और आपको इस सरकार से भी कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश की जनता टैक्स भरती है तो टैक्स की जिम्मेदारी सरकार को बताना भी जानती है। ये बात बताने का वक्त है। और बिहार हमेशा से बदलाव की धरती रही है साथियों, और मुझे लगता है कि ये बदलाव बिहार से आएगा। अगर बिहार अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, अपने राज्य की समुचित जो शिक्षा है, समुचित जो बदलाव है उसके बारे में सोचेगा, तो मुझे लगता है ये जरूर आएगा। लेकिन देश भर के जो हालात हैं, जिस तरह से तमिलनाडु में जेलों में लोगों को मारा जा रहा है, जो दर्दनाक हत्याएं की जा रही है, जिस तरह से सोनी सूरी पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार हर दिन 15 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, ऐसी कंडीशन में इस देश के अंदर स्टूडेंट और युवा पूरी तरह से असुरक्षित हैं। ऐसे समय में जब हम नजीब को खो चुके हैं और नजीब के आने का कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में शिक्षण संस्थान को बचाना एक चुनौती है। हमारे और आपके सामने ये चुनौती है कि हम इस सरकार के सामने चैलेंज दें, उनको ये चुनौती दें कि वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करें, वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाते हैं तो युवाओं को सड़कों पे आने की जरूरत है। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर जो समस्याएं इस देश में लगातार बढ़ती जा रही है, उस पे अमल करने की, उस पर एक्ट बनाने की सरकार को जरूरत है। बजट में शिक्षा का जो हिस्सा है उसे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये समझती हूं कि जब ये मनुवादी सरकार है जिसे शिक्षा से लेना देना नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार के अंदर देश का भलाई कहीं भी संभव है। इस सरकार के अंदर जो मनुवाद को स्थापित करना चाहती है, जो संविधान को नहीं मानती है, तो संविधान के मूल्यों को भी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए
अगर इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित करना है साथियों, लोकतंत्र के तमाम स्तंभों को सुरक्षित करना है, संविधान के मूल्यों को सुरक्षित रखना है, तो हमें और आपको और तमाम देश के जो जनता है, जो युवा है, जो स्टूडेंट है, जो महिला है, तमाम लोगों को उठ खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि अब कोरोना के इस काल में जितने भी बर्बादी इस देश के अंदर हुआ है, वो सारा ठीकरा कोरोना पर फोड़कर ये सरकार बिहार चुनाव में उतर जाने वाली है। तो इस सरकार को ये बताने की जरूरत है कि ये देश क्या चाहता है। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां संविधान है हमारा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, जहां समानता की बात होती है, पंथ निरपेक्षता की बात होती है, धर्म निरपेक्षता की बात होती है, शिक्षा के अधिकार की बात होती है, रोजगार के अधिकार की बात होती है। हमें उस संविधान को बचाए रखना है, हमें उस पर ही टिके रहना है, उसी पर बात करनी है। और इसके लिए हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा साथियों, तभी ये संभव है। क्योंकि आज सड़कों पर बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत छोटे स्तर से होती है, लेकिन बदलाव का अंत जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उस बदलाव के जो परिणाम होता है वो देश को बदलने की ताकत रखता है। और तभी इस देश में जब ये बदलाव संभव होगा, तभी इस देश में हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। क्योंकि अंग्रेज चले गए और अपने पीछे अपने चमचों को छोड़ गए हैं। अंग्रेज के शासन के तर्ज पर ही ये इस देश में जो आज सत्ता है वो मैकाले की शिक्षा को आगे लेकर जाना चाहती है, और अंग्रेज के ये पिट्ठू, अंग्रेज के ये चमचे आज शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो हमें इन लोगों से, इन तमाम जो शिक्षा विरोधी लोग हैं, जो जन विरोधी लोग हैं, जो महिला विरोधी लोग हैं, ऐसे लोगों से इस देश को, इस लोकतंत्र को बचाना होगा। उसके लिए सड़कों पर आना होगा। तमाम जो प्रगतिशील लोग हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं इस देश के अंदर, जो देश में बदलाव चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, उन सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। राज्य के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, देश भर के अंदर उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, और तभी हम और आप इस देश में लोकतंत्र को बचा सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र बचेगा साथियों तो देश बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तभी हम इस देश की जो मूल जो भावना है उसे बचा पाएंगे। और ये बचाने की जिम्मेदारी इस देश के हर एक नागरिक को है। भावना में नहीं बहिए, सनसनीखेज खबरों पर मत जाइए, झूठ और सच पर नहीं जाइए। फरेब की जो राजनीति ये लोग करना शुरू कर दिए हैं, इस तरह के जो ये धोखेबाजी की एक राजनीति का जो शुरुआत इस देश के अंदर हुआ है, उससे बचिए और शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, भूखमरी पे बात करिए। हमारे देश की जो मौलिक जरूरतें हैं, जो आधारभूत जरूरतें हैं, उस पर बात करिए। और अगर हम और आप उस पर बात करेंगे तो जो धोखेबाज लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, वो भाग खड़े होंगे। तो हमें अपने मुद्दों पर टिके रहना है, हमें अपने मुद्दों की बात करनी है, हमें अपने देश की बात करनी है, समाज की बात करनी है, हमें लोकतंत्र की बात करनी है। तभी ये देश बचेगा साथियों, तभी हम और आप गर्व के साथ कह पाएंगे कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं। और इस देश के अंदर के जो तमाम मूल्य हैं, संविधान के जो मूल्य हैं, उसको बचाकर हम देश को आगे ले जा पाएंगे। हमें सरकार को, उनके दलीलों को, उनके झूठ को, सभी चीज़ों को समझना होगा और उसे बेनकाब करना होगा। तो हम ये समझते हैं कि आने वाला जो दौर है वो बदलाव का दौर होगा। आने वाला जो दौर है वो एकजुटता का दौर होगा। हम और आप तमाम लोग आंदोलन में एक साथ होंगे, विरोध की आवाज़ में एक साथ होंगे और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इस चीज़ पे बहुत सारी बातें और भी लोगों ने कही है, पर और भी बातें होंगी भी बाद में। लेकिन आज जो हमारा विषय था वो लोकतंत्र, राज्य और विश्वविद्यालय के ऊपर था, और जिसके लिए हमारे देश में लगातार आंदोलनरत जो साथी हैं, मैं उन्हें यहाँ से सलाम करना चाहती हूँ, जो लगातार शैक्षणिक संस्थानों में संघर्षरत हैं। जामिया हो, जेएनयू हो, पटना यूनिवर्सिटी हो या एचसीयू हो, कहीं भी हो, लगातार लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम और आप इसी तरह से साथ लड़ेंगे तो ही हम इस संघी सरकार से और तमाम इस मनुवादी सरकार से, जो शिक्षा विरोधी हैं, जो जन विरोधी हैं, उनको हम खदेड़ पाएंगे इस देश के अंदर से, इस सत्ता के अंदर से। तो आंदोलन में बने रहिए, साथ खड़े रहिए, एकजुटता बनाए रखिए साथियों। और हमारा जो ये बातचीत की एक परंपरा है उसे बनाए रखिए, क्योंकि अगर हम बातचीत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और बातचीत के साथ साथ हम सड़कों पर भी एकजुट हों,
साथ निकलें, साथ काम करें, साथ आवाज़ उठाएं। जितनी हमारी आवाज़ बुलंद होगी उतना ये सरकार कमज़ोर होगी। जितना हम और आप शिक्षित होंगे उतना इस सरकार को डर लगेगा। तो डर लगने दीजिए इस सरकार को, डर। और हमारे आंदोलन को, अपने आंदोलन को सड़कों पर लेकर आइए ताकि इस देश को बचाया जा सके, इस लोकतंत्र को बचाया जा सके। मैं इसी बात के साथ बात ख़त्म करूँगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।